पाकिस्तान के तालिबान के साथ तल्लुकात बिगड़ रहे हैं। ख्याल था कि जब तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान के तालिबान के साथ तल्लुकात अच्छे होंगे, मगर अब तालिबान ईरान में बैठकर पंशीरियों से भी बातचीत कर रहे हैं और इंडिया का सामान भी बरास्ता ईरान जा रहा है। इसके साथ साथ आज के बिला तकल्लुफ तजिए में कामरान बुखारी साहब के साथ हम बातचीत करेंगे यूक्रेन रशिया टेंशन के हवाले से, जो दर हकीकत रशिया, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की टेंशन में बदल चुकी है, और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी आई है उसके क्या एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसके शेप्स हैं, इस पे बातचीत करेंगे हम कामरान बुखारी साहब के साथ। ये है आज का मौजूद। इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान के चीन के साथ जो बिगड़ते हुए ताल्लुकात है। मैं उनको बिगड़ते हुए कहूंगा क्योंकि अभी बासू डैम के कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने पाकिस्तान से कंपनसेशन मांगी और पाकिस्तान ने उस कंपनसेशन का ऐलान भी किया, हालांकि किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई वजूद नहीं था। और बातचीत होगी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वाशिंगटन से कामरान बुखारी साहब, उनको खुश आमदेद कहते हैं। कामरान साहब खुश आमदेद। मैंने बहुत सारी बातें इसमें की। बातचीत शुरू करते हैं। मैंने कहा कि एक पाकिस्तान में एहसास था कि शायद तालिबान के आ जाने से बड़े अच्छे तल्लुकात होंगे। मैं वो जो एक एहसास या परसेप्शन है वो अवाम की सतह पे कह रहा हूँ, अगरचे मुझे अंदाजा है पाकिस्तान के हुकूमती इदारे पहले भी कंसर्न थे। तो सिचुएशन आपको ये कैसी अब डेवलप होती नजर आ रही है? ईरान में मिल रहे हैं इस वक्त तालिबान, और इसके साथ साथ मैं बात जोड़ रहा हूँ तालिबान और पंशीर वाले भी, और ईरान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। भारत की अमदाद ईरान के जरिए जा रही है, पाकिस्तान बीच में से जैसे गायब हो रहा है। इस सारी सूरत हाल को कैसे देखेंगे आप? जी शुक्रिया ताहिर साहब, दोबारा अपना दावत देने का और अपने ख्यालात का इज़हार करने का। देखें, अभी हाल ही में मेरा एक मजमून शाया हुआ है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में, जिसमें मैंने ये आर्ग्यू किया है कि अब चूंकि अमेरिका तो मतलब जा चुका है, तो अब जो अफगानिस्तान की जो खदो खाल है, अफगानिस्तान जिस डगर पे भी चलेगा, जाहिर है अंदरूनी हालात उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उनका अमल दखल होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ कोई रियासत नहीं है। यहाँ जो है वो कल ही शायद ऐलान किया तालिबान ने कि भाई हमने एक जुडिशल निज़ाम बनाया है जो ऐन शरिया के मुताबिक है। तो वो तो ऐसी बातों पे फोकस कर रहे हैं, मतलब जो है ना इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि भाई हम जो है शरिया नाफिज करेंगे। दूसरी तरफ वो अपने जो फाइटर्स थे उनको तरतीब दे रहे हैं कि किसी तरीके से वो उनसे इदारे बना लें, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी कोई खड़ी कर लें, कोई फौज के दस्ते खड़ी कर लें। तो वो उस काम में जो है लगे हुए हैं। लेकिन असल में अफगानिस्तान में कोई रियासत नहीं है। असल में अफगानिस्तान के अंदर जो है अब भी बाहर की कुव्वतें ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। और अगर उन कुव्वतों को देखा जाए, अब कौन करेगा? अमेरिका तो, रूस भी आपको याद है, आप मतलब 10 साल लगा के तो अब उस भेड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहता, तौबा कर चुका है। और तो कोई ताकत है नहीं। बड़ी बात की जाती थी कि जी चीन आएगा, चीन ये कर देगा, वो कर देगा। चीन तो नहीं कर रहा। अभी हाल ही में जो है वो जो काजाख्स्तान को का जो क्राइसिस हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि हालांकि काजाख्स्तान चीन के लिए अफगानिस्तान से कई गुना ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसके मतलब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसकी तिजारत, उसकी सिक्योरिटी नीड्स, उसका जो है ग्रेट पावर प्रोजेक्शन की लिहाज से देखा जाए तो काजाख्स्तान की अहमियत चीन की निगाह में बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या किया चीन ने जब वहां पे हालात खराब हुए? पहले तो खामोश होकर बैठे रहे। रूस को जो है वो गया, उसने कुछ 3,000 फौजी भेजे, वो भी 5 दिन के लिए गए और पांचवें ही दिन वो वापस आ गए और मामला जो है वो जरा कंट्रोल में आ गया। ज्यादा हैवी लिफ्टिंग काजाख फोर्सेस ने की। लेकिन हम देखते हैं कि पोस्ट फैक्टो चीन ने जाके कहा जी कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, वो जो होना था वो हो गया। जब हमारे हालात खराब थे तब तो आपने पूछा नहीं। ये मैं काजाख पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ।
तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, चीन ऐसे ही करता है। चीन दूसरे के डाइम पे, पहले अमेरिका के डाइम पे कर रहा था, अब जो है मतलब रूस पे कर रहा है। क्योंकि मैंने भी मजमून लिखे थे 2019 से लेके अब तक कि जिसमें कहा था कि चीन का फाइनेंशियल असर रसूख बढ़ रहा है इस खत्ते के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, और रूस का फुटप्रिंट कम हो रहा है क्योंकि वो उस तरह की माली कुव्वत नहीं है, और वो माली तौर पे कमजोर हो रहा है। लेकिन जहां बात आती है ताकत की, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो चीन तो अगर काजाख्स्तान की मदद नहीं कर सकता, अफगानिस्तान में तो वो कोई खास काम करने के लिए तैयार नहीं है। और आपने अभी वो डैम की बात की, तो जहां पे उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी पाकिस्तान में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स सीपैक में लगे हुए हैं, वहां पे भी हालात ठीक नहीं है। तो अब कौन करेगा अफगानिस्तान में? कौन लोग, कौन से वो मुल्क होंगे जिनका किरदार सबसे ज्यादा होगा, मनफी या मुस्बत, वो हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? ये है मेरे मजमून का जो फॉरेन अफेयर्स में छपा था कुछ दिन पहले, कि इसमें पाकिस्तान और ईरान होंगे। और ये दोनों मुल्क भी जो है अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मेन फ्रंट तो इंडिया के साथ है, इसी तरीके से ईरान का मेन फ्रंट अरब दुनिया के साथ है, मशरिक वस्ता के अंदर। तो ये एक ऐसी जगह थी कि यार बस इसको जो है वो सेकेंडरी जो है ना एक स्टेटस था। और 20 साल से अमेरिका टेक केयर कर रहा था, तो किसी को मतलब वो खास फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि भाई जो कुछ अफगानिस्तान में तूफान बदतमीजी हो रहा है वो अफगानिस्तान में ही रह रहा है, क्योंकि इस चीज को अंडर राइट अमरीकी कर रहा है। अब नहीं अमरीकी, अब हम देख रहे हैं, और आपके शो में पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान को और ईरान को क्या मुश्किलात का सामना है। तो अब कोई बातचीत हो रही है, कभी पनशीरियों के साथ, कभी इस्माइल खान के साथ, ये वो जिसे कहते हैं मीडिएशन ईरान करा रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो कह रहा है भाई कि वो देखो अपना अफगानिस्तान को रिकग्नाइज कर लो, उनको कम से कम पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन ये है कि दोनों जानिब जो है वो कोई जो भी एफर्ट की जा रही है उससे हालात तब्दील नहीं हो रहे। तो इसी वजह से मैंने अपने मजमून में लिखा कि पाकिस्तान और ईरान स्ट्रगल करेंगे। और फिर ये है कि एक दूसरे से भी वो मतलब कंपटीशन भी है, एक दूसरे से खौफजदा है, क्योंकि वो जो फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन के दोनों तरफ हैं। यानी तारीखी तौर पे आपके सुनने और देखने वाले जिन्होंने तारीख का मुताला किया उनको याद होगा कि ये आज की बात नहीं है। जिस भी कुव्वत ने जो पंजाब की प्लेन्स में हावी थी, वो और जो ईरानियन प्लेटो है यानी पर्शियन प्लेटो है, जो कुव्वत भी वहां थी तारीखी तौर पे, वो दोनों जो हैं वो compete करते थे अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस के लिए। तो ये तो मतलब आज पाकिस्तान की रियासत है, ईरान की रियासत है, लेकिन जो है वो एक्टर बदल जाते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल रियलिटी वही की वही रहती है। अफगानिस्तान जो है वो ये एक तरह से बैटल स्पेस रहेगा ईरान और पाकिस्तान का, और दोनों को मुश्किलात होंगी। दोनों चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे मामला जो है किसी नहज पे पहुंचे, ताकि जो इन्वेस्टमेंट की भी है, क्योंकि तालिबान अपना ईरान ने भी की है, तालिबान को भी असला देते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी मशहूर रिपोर्ट थी जो है ना 2000 में, कि करजई साहब को जो है वो मिलियंस आते थे बैगों के अंदर, अमेरिकी डॉलर ईरान भेजता था। तो ये अहमद निजाद के दौर की बात है। तो पाकिस्तान ने भी इस तरह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत बड़ी मतलब सपोर्ट दी है तालिबान को, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा भी नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, घोड़े पे आपने बेट लगाई है, वो घोड़ा ही नकारा है, वो जीत के भी हार रहा है। क्योंकि वो जीत सिर्फ उस सेंस में सकता है कि सबको मारपीट पे साइड पे कर दिया है, लेकिन ये है कि जो जिससे पेट्रन्स को फायदा होना है। यानी पाकिस्तान क्या चाहता है कि भाई वहां पे जो है ना अमन हो, ताकि हम तजारत कर सकें, और जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो। ईरान भी यही चाहता है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो बैकयार्ड में, ताकि अरब वर्ल्ड पे फोकस किया जाए। वो नहीं हो रहा। तो ईरान भी और पाकिस्तान भी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, और ये दोनों मुल्कों को अब ये जरूरत आन पड़ी है कि जहां वो एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे, उनको कोऑपरेट भी करना है जिस हद तक वो कर सकते हैं, लेकिन संभालना है इसको, अब इस मैस को संभालना है। तो अब ये मैस जो है कैसे संभलेगा? क्योंकि
पाकिस्तान की रियासत और ईरान की रियासत दोनों जो है वो स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिक क्रॉस रोड्स पे हैं। पाकिस्तान की मईशत रॉक बॉटम हिट कर चुकी है तारीखी तौर पे। ईरान के अंदर जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत खराब है। ईरान बहुत ज्यादा उसने अपनी बसात फैलाई हुई है, यमन, इराक, सीरिया, लबनान। आज ही खबर आई थी कि भाई वो इराक के अंदर जो है वो अब जो उनके जो शिया पार्टीज थी बहुत सारी जो ईरान के साथ थी, तो वो इलेक्शन में तो कामयाब नहीं हुई। अब वो किसी तरीके से बैकडोर के थ्रू उनको जो है वो हुकूमत में लाने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग शिया वोट ले गए हैं इराक के अंदर जो ईरान को पसंद नहीं करते। तो ये रिवर्सल्स हैं। इसी तरीके से नॉर्दर्न जो फ्लैंक है ईरान का, अजरबैजान के साथ, वहां पे जो पिछले एक साल से वो जो पूरी स्ट्रेटेजिक काया पलटी है, नगोर्नो काराबाख जो है वो बाकू के हाथ में आ गया है तुर्की की मदद से, तो वो भी अब ईरान के लिए है। तो ईरान भी स्क्वीज हो रहा है, पाकिस्तान भी स्क्वीज हो रहा है, और उनके सामने ईरान अफगानिस्तान है कि जी हुन सांभो। आपने सूरत हाल कामरान साहब बहुत ही तफसील के साथ वाजे की कि सिचुएशन दोनों मुल्कों के लिए बड़ी ही डिफिकल्ट है, चाहे ईरान हो चाहे पाकिस्तान हो, जब हम तालिबान की बात करते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ईरान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत शुरू हुई है। इसके साथ साथ सऊदी अरब के साथ ईरान की बैकडोर डिप्लोमेसी भी शुरू होती नजर आ रही है। इस सारी सूरत हाल को आप उस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखेंगे? देखिए, ये बहुत अहम सवाल की है, और कल ही वो खबर आई थी कि अबू धाबी के एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया पे एक ड्रोन हमला किया है हुतियों ने। और मैंने उस पर ट्वीट किया था फौरन कि भाई ये एक एस्केलेशन है, क्योंकि पहले सऊदी अरब पे तो हमले होते रहते हैं, कभी मिसाइल फेंकते हैं वो गिरा दिए जाते हैं, कभी ड्रोन आते हैं, कभी वो गिर जाते हैं, कभी कामयाब हो जाते हैं। तो वो एक आम बात हो गई थी, वो एक रूटीन का मैटर हो गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर ये बड़ा रेयर हमला है। पहले हुए हैं लेकिन वो इतने कामयाब नहीं होते। ये इसमें तो 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी भी जो है वो बेचारे हलाक हो गए, जो एक्सपैट वर्कर्स थे वहां गए हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों हुआ ये? ऐसा नहीं है कि हूती बागियों ने जो है बस उनका दिल किया कि अच्छा यार अब जो है वो हमें वो शिकस्त हो रही है वो सूबा शब्वा के अंदर अपना यमन में, क्योंकि वहां यूएई की जो एयरक्राफ्ट हैं वो सपोर्ट, क्लोज एयर सपोर्ट दे रहे हैं हमारे मुखालफिन को, क्योंकि खाना जंगी है। सिर्फ ये बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि हूती बागी अपने पेट्रन यानी ईरान, जिनसे ये सारी टेक्नोलॉजी आती है, सारी इमदाद आती है, उनकी मर्जी के बगैर खुद से ये फैसला करें कि वो ये एस्केलेशन करेंगे। ये एस्केलेशन ऑथराइज हुई है ईरान की तरफ से। और ये क्यों हुई है? ये ऐसे वक्त में हुई है, जैसे आपने अभी जिक्र किया, डिप्लोमेसी चल रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वजीर खारजा हैं अब्दुल्ला बिन जायद, उनकी मुलाकात हाल ही में हुई थी, उनकी तस्वीर भी आई थी रियर एडमिरल अली शाम खानी के साथ, जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ हैं। तो ये बातचीत चल रही है, इस तरीके से दीगर और गुफ्तशुनी चल रही है, ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि ये सारे ताने बाने एक चीज की अलामत है। ईरान मैक्स आउट हो चुका है। जैसे लोगों के क्रेडिट कार्ड नहीं मैक्स आउट हो जाते, ईरान का जो है वो एबिलिटी कि जी वो अपने जो जितने उसने अपने ताने बाने फैलाए हुए थे, जितनी बसात फैलाई हुई थी, अब वो श्रिंक हो रही है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल बैंडविड्थ नहीं है। और ये कई सालों से हो रहा है, इस पर मैं लिखता आ रहा हूं, लेकिन अब मामला क्रिटिकल हो चुका है। क्योंकि पहले ये था कि 2000 जो न्यूक्लियर डील हुई थी, क्यों हुई थी? वो इसी वजह से हुई थी कि ईरान बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अप अगेंस्ट द वॉल था, जो ओबामा इंतजामिया ने उनके ऊपर वो क्रिपलिंग सैंक्शंस लगाए थे, जिसकी वजह से बातचीत शुरू हुई थी। फिर जेसीपीओए जो न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर डील आई 2013 से शुरू हुआ प्रोसेस नेगोशिएशंस का, जुलाई 2015 में आई। उसका मकसद ही यही था कि किसी तरीके से फाइनेंशियल रिलीफ हासिल की जाए, क्योंकि इतने पैसे नहीं रहे थे कि आप डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी बैलेंस कर रहे हैं, और आप अपने ये जो आपने खेल फैलाया हुआ है सीरिया के अंदर, लेबनान, इराक और अब हाल ही में यमन, ये भी चलता रहे। तो वो ईरान बहुत ही वो एक तरह से सेंस ऑफ रिलीफ उसको हुई कि भाई डील हो गई है, एक इमीडिएटली
150 जो है ना बिलियन उनके हाथ में आ गए। लेकिन वो प्रोसेस अभी शुरू ही हुआ था तो सदर ट्रंप आ गए, उन्होंने वो डील ही निक्स कर दी। तो अब पिछले 4-5 साल से फिर से ईरान बहुत प्रेशर में है और अब उसको डील चाहिए, लेकिन डील जो है करने के लिए वो वापस उसको वो अपने रिलीफ चाहिए, सैंक्शंस रिलीफ। लेकिन इस दफा ये है कि बाइडेन, हालांकि सदर बाइडेन उस इंतजामिया का हिस्सा थे जिसने न्यूक्लियर डील की थी, वो नायब सदर थे ओबामा के, लेकिन अब वो भी मजबूर हैं कि वो जू का तो उस डील को दोबारा से लगा नहीं सकते, तो बातचीत होनी है। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि भाई, मैं भी उन नाकदीन में से था जिन्होंने जो है लिखा था और भरपूर तरीके से तनकीद की थी कि आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर इशू के ऊपर फोकस किया है और आप ये बात नहीं समझे कि न्यूक्लियर इशू ईरान यूज कर रहा है आपसे कंसेशंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वो जो आप उनको कंसेशन देंगे उससे वो अपनी जो कार्रवाई है खित्ते के अंदर उसको मजीद तेज करेंगे। वो जो उनके मामलात खराब हो रहे थे जो है ना डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रंट पे, उनको भी वो स्टेबलाइज कर लेंगे क्योंकि पैसा मिलेगा उनको, इकोनॉमी को थोड़ा जो है ना वो एक पॉजिटिव शॉक मिलेगा। तो ये चीज जो है नहीं समझ आई थी उस वक्त, लेकिन अब जो है बाइडेन इंतजामिया भी कह रही है कि भाई वो आप बताएं, आप जो है वो यमन की भी बात की जाए, सीरिया की बात की जाए, इराक की बात की जाए, वो पुरानी डील काफी नहीं थी। तो अब जब आपको वो नहीं मिल रहा, नेगोशिएशंस की मेज के ऊपर आपको वो चीज नहीं मिल रही, तो फिर आप अपनी तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वरना आपके पास चॉइस यही है कि आप जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं थ्रो इन द टॉवल, कि आप जो है वो अगले की शर्तें मान लें, लेकिन फिर आपकी पोजीशन वीक हो जाती है, आपके हाथ नहीं लगता जो कुछ आपको चाहिए। तो ईरान अब जो है जरा प्रेशर बिल्ड कर रहा है, और ये चीज जो है ना मैं अपनी बात खत्म करते हुए ये बताना चाहूंगा कि ये जो यूक्रेन में हो रहा है, बेलारूस में हो रहा है, जो रूस कर रहा है वो भी यही कर रहा है। उसको दो चीजें चाहिए, एक नेटो का ये कहना कि भाई देखो, हम ब्लैक सी के मशरिक की जानिब नहीं आएंगे, नेटो को इधर ही रखेंगे यूरोप के अंदर, ठीक है, और उनको भी सैंक्शंस रिलीफ चाहिए। तो अब बातचीत चल रही है, बिल्डअप भी हो रहा है, मिलिट्री मोबिलाइजेशन भी चल रही है, लेकिन बातचीत चल रही है। बातचीत की मेज पे रूस को वो मिल नहीं रहा जो उसे चाहिए। 2 दफा सदर बाइडेन बात कर चुके हैं, अब फिर से मुलाकात होने वाली है। बीच में लोअर लेवल के ऑफिशियल्स बात करते रहे, वेंडी शर्मन बात करती रही है, टोनी ब्लिंकन जो है वो उन्होंने भी जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका बात नहीं मान रहा। तो आप अगर सदर पुतिन है क्या करेंगे? कहेंगे अच्छा जी जो आप देना चाहते हैं सर आंखों पे नहीं, आप जो है प्रेशर बिल्ड करेंगे, आप जो है डिलिबरेटली जो है वो अपनी फोर्सेस को मूव करेंगे ताकि सैटेलाइट पिकअप करें और अखबार में खबर लगे कि जी वो रूस आ रहा है और हमला कर देगा। हमला करने की नीयत नहीं है, लेकिन वो बिल्डअप हो रहा है ताकि प्रेशर बिल्डअप हो सदर बाइडेन की इंतजामिया के ऊपर। और अगर उस पर नहीं बात मान रहे तो बेलारूस में जो आप एक्सरसाइजेस कर लो, एक दूसरा महाज शुरू कर दो बैठ के। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान जो कुछ कर रहा है वो फिलहाल अपनी माली मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने की काविश है। कामरान साहब, आपने जिक्र किया अब यूक्रेन और यूएस के हवाले से जो इनकी टेंशन चल रही है रशिया के साथ, इसमें मैं अब जरूर आपसे मजीद कुछ जानना चाहूँगा। मुलाकातें भी हो रही हैं और टोनी ब्लिंकन इस फ्राइडे को मिल भी रहे हैं रूस के जो वजीर खारजा हैं उनके साथ, और वाज़े तौर पर कह रहे हैं, चाहे वेंडी शर्मन हो और चाहे टोनी ब्लिंकन हो, चाहे जेन साकी हो, कि भाई हम बहुत ही कड़ी फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाएंगे रशिया पे अगर वो हमारी बातों को उन्होंने ना माना। रशिया का ये मुतालबा है कि नेटो में किसी सूरत भी यूक्रेन को शामिल ना किया जाए। ये बहुत ही दुनिया का इस वक्त गंभीर मसला है। ये आपको ऊंट किस करवट बैठता नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? जी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये तालिबान को साइड पे कर दें, चीन को भी साइड पे कर दें, इस वक्त सबसे बड़ा जो मेजर इशू है, क्योंकि एस्केलेशन हो चुकी है। रूस भी फौजें ला चुका है, अमेरिका जैसे आपने बताया कह रहा है कि कड़ी से कड़ी सैंक्शंस लगाएंगे। तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है डिफरेंट तरीके से।
तो ये दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं अस्करी तौर पे। तो अगर वो इस तरीके से गुत्थम गुत्था है, और ये याद रहे कि अमेरिका के लिए यूक्रेन उतनी अहमियत का हामिल नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं इज इट अ मस्ट हैव और जो है वो बेटर टू हैव इट। तो अमेरिका के लिए ये है कि अच्छा यार, जरूरी नहीं है कि हम यूक्रेन हमारे साथ हो, लेकिन अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। रूस के लिए ये एक इम्पेरेटिव है। अगर आप रूस का जोग्राफिया देखें, तारीख देखें, तो यूक्रेन वो इलाका है जहां से लास्ट टाइम मेजर हमला हुआ था रूस के कोर के ऊपर, नाटसी जर्मनी के थ्रू। ये वो सुपर हाईवे है जो इन्वेजन राउट है। और अगर यूक्रेन जो है वो मगरब का हिस्सा बन जाता है, मगरबी इत्तेहाद का हिस्सा बन जाता है, रूस के खिलाफ हो जाता है, ईयू में मेंबरशिप मिल जाती है, नेटो के कुछ जो है ना वहां पे फैसिलिटीज कायम हो जाती हैं, तो वो डिस्टेंस बिटवीन वो जो अपना मॉस्को और वेस्टर्न जो फ्रंट है वो बहुत थोड़ा हो जाएगा। रूस, और फिर सिर्फ दिफाई लिहाज से नहीं, जो रूस अपनी पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है, जो ट्रेड के थ्रू ब्लैक सी की एक्सेस, अपने जो है ना एनर्जी एक्सपोर्ट्स जो करना चाह रहा है, या जो भी जियो पोलिटिकल पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है, क्योंकि सब फ्रंट यार्ड है ना उनका, ये सेंट्रल एशिया तो बैक यार्ड है, तो ये वो नहीं कर सकेगा। रूस के लिए जो मौजूदा सिचुएशन है, खास तौर पे सदर पुतिन के लिए, कि जो इस बलबोते पे हुकूमत में आए थे कि वो मदर रशिया को ग्रेटनेस रिवाइव करेंगे, कि जो सोवियत यूनियन की कोलैप्स से नुकसान हुआ था वो रूस के एम्पायर को दोबारा एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन उनके पास पत्ते नहीं हैं वो करने के लिए। और यूक्रेन उनकी वॉच पे, वो हुकूमत में थे, उनके जो है ना हुकूमत में होने के बावजूद यूक्रेन मगरबी कैंप में चला गया 2014 में। ये बहुत बड़ी जो है ना रिवर्सल थी, जिसको पुतिन साहब किसी तरीके से काउंटर रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके पास गुंजाइश नहीं है। और अमेरिका का इशू ये नहीं है कि वो इलाका चला जाएगा, लेकिन जुग्राफिया नहीं बदला जा सकता यूक्रेन का। यूक्रेन हमेशा रूस का पड़ोसी होगा। और यूक्रेन को जो है आज फौजें आ गई, आपने भी फौजें ले आए, गुत्थम गुत्था हो गए, बातचीत की, मामला ठंडा हो गया, उनको कुछ मिल गया, कुछ आपको मिल गया, अंटिल नेक्स्ट टाइम ये फिर होगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। मैंने अभी हाल ही में जो है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में अपना एक यूक्रेन के ऊपर मजमून लिखा था, जिसमें मैंने कहा था कि जब तक यूक्रेन बहैसियत एक रियासत के, पायदार रियासत के, वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती, बाहर की कुव्वतें, मगरबी कुव्वतें उनकी एक हद तक मदद कर सकें। और उसका तरीकाकार भी मैंने बताया था कि हकीकत यह है कि देखें 2014 में वहां की आवाम ने जो करना था वो कर दिया। वो इससे ज्यादा क्या कर सकते थे कि वो सड़कों पे आ गए और उन्होंने जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया, और एक इलेक्शन हुआ, उसमें प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आ गई जो मौजूदा ज़ेलेंस्की साहब की हुकूमत है। लेकिन अब रियासत को पायदार बनाना वहां की इलीट्स का काम है। आवाम तो सड़कों पे आ सकती है ना, इदारे जब तक मजबूत नहीं होंगे हुकूमती, तो आप कैसे काम कर सकते हैं? करप्शन नहीं, कैसे, जब तक कंट्रोल नहीं होगी कैसे कर सकते हैं? तो मैंने ये कहा था कि अमेरिका को चाहिए कि जो ओलिगार्क्स हैं वहां के, जो मालदार बिजनेस टाइकून्स हैं, जिनकी आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जिनकी एक चीज पे इत्तेफाक है, वो ये है कि अगर रूस आ गया तो हमारे के तमाम के तमाम जो हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो खतरे में, क्योंकि रूस अपनी कंपनियां लाएगा, अपने लोगों को लाएगा। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए इस पे जो है ना फोकस किया जाए। ये जो मौजूदा हालात हैं इस पे तो आप फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को रूल ऑफ लॉ की तरफ लाया जाए, इनको बताया जाए कि इनका ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, इनका इसमें मटेरियल इंटरेस्ट भी इसी में है कि वो एक रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश करें, ताकि वो रोज रोज जो रूस की तरफ से जो है ना मुदाखलत है उसको बतदरीज वक्त के साथ कम किया जाए, मैनेज करने के काबिल हो सकें। वरना यही है कि भाई जो है ना रूस आ गया जी, रूस आ गया, हमें आके बचा लो बैठ के। तो ये साइकिल से कैसे निकलेंगे? तो अब मसला ये है कि इस वक्त मुझे लगता है कि दोनों जानिब जो है वो हाई स्टेक्स ब्रिंक्समैनशिप चल रही है। इधर से बातचीत हो रही है कि भाई हम
तो आप अगर बाज आ जाएं, अमेरिका कह रहा है बाज आ जाएं, ये जो आपने फौजें मोबिलाइज की हुई हैं, अगर इस पे ऊपर आपने अमल किया और हमला कर दिया आपने, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, हम ये करेंगे। अब दोनों जो हैं वो एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कौन बैक डाउन करेगा पहले। सदर पुतिन को कुछ चाहिए बैक डाउन करने के लिए, और अमेरिका को भी कुछ चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर सके। तो अब सौदेबाजी हो रही है, लेन देन हो रही है, जिसके ऊपर फोकस नहीं है। मीडिया का फोकस ये है कि अब और मजीद कितनी फौजी आ गए, जहाज कौन से आ गए, मिसाइल कौन से डिप्लॉय हो गए, कहाँ जो है एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन जो पसे पर्दा जो गुफ्तगू चल रही है उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं है जो होना चाहिए। मुझे लगता है कि देखें, क्राइमिया तो गिव अप नहीं करेगा रशिया, क्योंकि वो तो ब्लैक सी है। ब्लैक सी मतलब उसने हमला ही क्यों किया था, अगर उसने वापस लेना था, कंट्रोल कर लिया था, एनेक्स कर लिया था बेसिकली, कि जी ये रूस का हिस्सा है, ये तो यूक्रेन का हिस्सा ही नहीं है। वो इसलिए नहीं तो नहीं किया था कि उसको सौदेबाजी करेगा, वो आउट ऑफ बाउंड्स है। आई डाउट कि उसके ऊपर कोई सौदा होगा। हाँ, इस बात पे सौदा हो सकता है कि अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद जो है वो ये कहे कि देखो, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है, आपको नेटो की तरफ से कोई खतरा नहीं है रूस को, और हम जो है ठीक है, हम यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, या ये इस तरह की कोई बातचीत होगी। लेकिन फिर आप अपनी फौजें हटाएं और आप जो है जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको चलने दें यूक्रेन के अंदर। आप ना आप जीते ना हम जीते, ना आप हारे ना हम हारे, तो ये बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि जब आप इतना ज्यादा एस्केलेट कर जाते हैं तो मिस कैलकुलेशन का बहुत बड़ा खतरा होता है, और मिस परसेप्शन और परसेप्शन जो है वो भी हाल ही में, वो हमारे उस्ताद थे रॉबर्ट जर्विस, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनकी सबसे बड़ी किताब का नाम था परसेप्शंस एंड मिसपरसेप्शंस इन फॉरेन पॉलिसी। कि आप दोनों तरफ के जो फरीकैन होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं कि एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की मिसपरसेप्शंस पे बिहेव कर रहे होते हैं। तो क्या अमेरिका सही तरीके से कैलकुलेट कर रहा है इस वक्त? क्या रूस सही तरीके से कैलकुलेट कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि पुतिन साहब ने इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर दी और अब अपने आप को कोने में जो है ना वो खड़ा कर दिया है कि जहां से अब उनको निकलना मुश्किल हुआ है? तो हो सकता है कि कोई जो है वो धमाके वमाके हों, यानी लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन बहुत बड़ी जंग का मैं नहीं समझता कि रूस रूस क्यों करेगा जंग। वो ये सारे ताने बाने इसीलिए कर रहा है कि जंग अवॉइड की जाए फ्यूचर की, और उससे ज्यादा अपने सैंक्शंस पे उनको रिलीफ मिले। वो ऐसा क्यों करना चाहे? अगर वो इसके मतलब सैंक्शंस रिमूव करना चाह रहा है, तो वो इतनी बड़ी जंग की इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? जो जब पैसे ही नहीं है तो आप अपने आप को फाइनेंशियली और क्यों वीक करना चाहेंगे? तो मैं समझता हूं कि वो आ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, लेकिन साथ ही साथ ये होता है कि बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं जब आप इतना ज्यादा अपने आप को फैला देते हैं और धमकियां देते हैं एक दूसरे को। तो फिर ये है कि वो क्या कहते हैं कि हालात टेक अ लाइफ ऑफ इट देयर ओन। देखिए, मैं थोड़ी सी बात इसमें जरूर और करना चाहूंगा। आपने जिक्र किया कि यूक्रेन का जोग्राफिया नहीं बदला जा सकता, और इसी तरह अगर हम इस दुनिया में, इस प्लेनेट में रूस को देखें तो रूस का जोग्राफिया बहुत बड़ा है। वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के साथ लगा हुआ है, और क्राइमिया पे जिस तरह उन्होंने कब्जा किया, शायद वो एक रात का अमल था जो उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। इसी तरह रूस का ये एक हमेशा से रहा कि भाई मेरी बैकयार्ड में, अब रूस की बैकयार्ड भी इतनी बड़ी है कि वो मतलब पूरी दुनिया का आधा हिस्सा तकरीबन बनता है। तो अब रूस का तकरीबन ये 5000 मील लंबा तो सिर्फ बॉर्डर काजाख्स्तान के साथ है। सिर्फ कजाकिस्तान के साथ। तो इस सारी सूरत हाल में क्या महसूस करते हैं कि अमेरिका कुछ शायद रियलिस्टिक नहीं है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग रशियाज बैकयार्ड्स? देखें, मैं कहूंगा कि लैक ऑफ इमेजिनेशन है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, पॉवर्टी ऑफ थॉट है वाशिंगटन के अंदर। और मैं इस पे जो है मतलब ऑन रिकॉर्ड हूं
क्रिटिसाइज करने को, ट्रंप इंतजामिया को भी और बाइडेन इंतजामिया को भी, कि सेंट्रल एशिया को आपने नेग्लेक्ट किया है और आपने अपने पैरल पे जो है नेग्लेक्ट किया, अपना नुकसान किया। लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त यूक्रेन का जो मामला है ना, वो उसका, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, रशिया जो है के पास ज्यादा लूज करने को है, अमेरिका के पास उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अहम है। और मैं उसका जरा तशरीह करता हूं कि देखें, अमेरिका को की जो अफगानिस्तान से जो इनखला हुआ है ना, उसने अमेरिका को फिजिकली कुछ नहीं डैमेज किया, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ गई। और रूस और चीन और ईरान जैसी जो मलाइन ताकतें हैं, उनको मिल गया एक कि जी वो दुनिया भर में ये जो है ना प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं कि अमेरिकन क्रेडिबिलिटीज हैव नो वैल्यू। जो भी कोई अमेरिका के ऊपर आस लगाए बैठा है, अमेरिका आपको कभी भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है ना रिलायबल एलाई नहीं है। देखो उन्होंने 20 साल अफगानिस्तान में क्या किया और अब जो है ना क्या। अभी हाल ही में जब काजाख्स्तान के अंदर जो है वो तूफान बदतमीजी बर्पा हुआ, तो रूस गया, अमेरिका तो नहीं गया ना। अमेरिका तो खैर इस पोजीशन में नहीं था, वो तो सिर्फ रूस ही जा सकता था। और जैसे मैंने चीन का जिक्र किया, चीन तो इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन रूस ने किया। लेकिन रूस ने क्यों किया? सिर्फ 5 दिन के लिए गए, 3000 फौजी भेजे, 5 दिन वहां रहे, बड़ा जो है ना वो फोटो ऑप हुआ, बड़ी धूम मची दुनिया के अंदर कि देखें जी क्रेमलिन जो है वो फिर से ताकतवर हो गया है। एक तरफ 1 लाख फौजें बिठाई हुई हैं जो है यूक्रेन के बॉर्डर पे, बेलारूस में भी जो है ना एक्सरसाइजेस हो रही हैं, और वो जो है नगर्नो काराबाग में भी वहां पे लोग हैं, जॉर्जिया में भी बैठे हैं। और अब देखें साइमल्टेनियसली इन्होंने एक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए मजीद 3500 फौजी भेज दिए। लेकिन उसका वो परसेप्शन शेपिंग की गेम थी। वो ये था कि काजाख गवर्नमेंट को ये मैसेज भेजना कि ये जो तुम पिंगे बढ़ा रहे हो ना अमेरिका के साथ, ये जो तुम मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो कि जी हम रूस के साथ भी अच्छे हैं, चीन के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, सबके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उनको मैसेज पुतिन की तरफ से गया कि आखिर में अगर कोई बचाने आपको आएगा, हम आएंगे। अमेरिकन क्रेडिबिलिटीज गारंटीज हैव नो क्रेडिबिलिटी। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है रूस की तरफ से, और क्रेडिबिलिटी इज ह्यूज। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि अच्छा यार रूस लेता है यूक्रेन को, ले हमारी भला। ये नहीं हो सकता। इसके बाद रूस मजीद शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट बारी होगी पोलैंड की, मोल्डोवा की, जॉर्जिया की, वो पूरा जो ईस्टर्न यूरोप ब्लॉक है उनकी जो ना बारी आएगी। और वो सारे के सारे लोग फिर यही कहेंगे कि अमेरिका रिलायबल नहीं है, और वो मजबूर हो जाएंगे कि अच्छा यार कोई डील बना लो रूसियों के साथ, क्योंकि ये अमेरिका तो मतलब नहीं आएगा ना बचाने के लिए। ऑलरेडी जर्मनी की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। जर्मनी जो है वो ईयू से जरा हट के ताल्लुकात रूस के साथ बना रहा है, बिलखसूस वो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जो बाल्टिक सी के अंडर सी जो है जो गैस पाइपलाइन है जो बनाई गई है, जो रूसी, जो बेसिकली यूक्रेन को बाईपास करके और रूसी जो नेचुरल गैस है वो यूरोप को भेजें बारास्ता जर्मनी, बारास्ता बाल्टिक सी और जर्मनी पर। तो ये स्ट्रेटेजिकली ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन अमेरिका के लिए। फिजिकली कोई नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका के इमीडिएट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक इंपेरेटिव है कि यूरेशिया के अंदर, ये जो यूरेशिया का कॉन्टिनेंट है, यानी यूरोप से लेके एशिया तक, अटलांटिक से लेके पैसिफिक तक, यहां पर कोई ऐसी ताकत ना उभरे कि जो अमेरिका के इंटरेस्ट को चैलेंज करे। ये एब्सोल्यूट रेड लाइन है अमेरिका के लिए। अगर आप अमेरिका का पिछला बिहेवियर देखें 1900 से लेके अब तक, वो सारा का सारा बिहेवियर इसी डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। देयर इज नो वे कि यूक्रेन को बस के नीचे फेंका जाए इसलिए कि जी बस अच्छा यार लड़ाई नहीं हम करना चाहते। तो इसी वजह से ये मामला बहुत ज्यादा हॉट है। आखिर में मैं फिर वापस आऊंगा उसी बातचीत से जिसका मैंने अपनी तमहीद में जिक्र किया, और उसमें मैंने इशारा दिया था पाकिस्तान की नेशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उस पर बहुत चर्चा हो रहा है, और जो पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिक हालात हैं और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल हालात हैं वो काफी डामाडोल है। इन सब चीजों को आप एक साथ कैसे देखते हैं?
जी, ये बहुत अहम सवाल है जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है। अभी हाल ही में डॉन में अब्बास नासिर साहब बहुत बड़े पाए के जर्नलिस्ट रहे हैं और एडिटर रहे हैं डॉन के, और बड़ी गहरी नज़र है उनकी पाकिस्तान के हालात के ऊपर। उनका बहुत खूबसूरत मजमून आया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की तनकीद करते हुए कि भाई ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, सारी बातें बहुत अच्छी हैं जो इस डॉक्यूमेंट में हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट ये नहीं बताता कि इनको हम इन गोल्स को अचीव कैसे करेंगे। तो मतलब एज ऑब्जेक्टिव्स तो ठीक हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो है वो अधूरा है। उसमें ये भी होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए पब्लिकली। फिर ये है कि उसको जो है पार्लियामेंट में नहीं लाया गया कि वहां की उसके ऊपर बहस हो सके। पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर डिफेंस कमिटियां, ठीक है, और उनको उनके सामने रखा जा सकता है, ये सारी बातें बात की जा सकती है। उसमें जो है ये कौमी मफाद में है कि जितनी ज्यादा बातचीत की जाए डॉक्यूमेंट उतना रिफाइन होता है, आइडियाज आते हैं। लेकिन ये है कि अफसोस ये है कि ये एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है बस उसके परव्यू में है और उससे हट के आगे नहीं आता। तो अलमिया वही है कि जो है हम, वो क्या कहते हैं कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पे जो है इंटेंशंस खाली नहीं होते, कैपेबिलिटी भी होती है। किसी भी जो है एक्टर की जो हैसियत है वो उसके इंटेंट से नहीं होती। इंटेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं, लेकिन काफी नहीं है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसरी बट इनसफिशिएंट। तो कैपेबिलिटी क्या है, एक्चुअली हम क्या करेंगे, क्या कैसे डील करेंगे, कौम को साथ लेके चलने की जरूरत है। अब मसला यहाँ पे ये आता है, और मैं समझता हूँ कि जो है वो अब उस जानिब हम कुछ थोड़े से जो है वो मूवमेंट देख रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ उन्होंने हाईलाइट किए हैं, जियो इकोनॉमिक्स, इंडिया के साथ टेम्परेचर डाउन करना, अफगानिस्तान को जो है ना को मतलब एक अब उस तरह नहीं देखना कि हाँ भाई तालिबान जो है वो हमारे हैं, क्योंकि वो तो नहीं हमारे, वो तो दिखा रहे हैं कि हम जो है ना आपके भी खिलाफ हैं। तो अमेरिका के साथ हालात बेहतर करना, चीन से भी हालात ठीक नहीं है, सऊदी अरब से भी हालात ठीक नहीं है, तो वो वाली बात नहीं रही ना। तो वो चाहते हैं कि एक रीसेट हो, लेकिन रीसेट कौन करेगा? रीसेट जो है वो करती है हुकूमत। और अब जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है उसके लिए जो है बहुत कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले करने। वो कौन करेगा? इमरान खान साहब तो नहीं करेंगे ना। तो जो निजाम, जिसको वो गलतुल आम है हाइब्रिड रेजीम, लेकिन जो निजाम चल रहा है वो निजाम कन्फ्लिक्ट करता है उन अहदाफ के साथ। यानी जो सियासी निजाम, जो गवर्नेंस का निजाम है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो आउट ऑफ सिंक है उन जो है ना अहदाफ के साथ, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो अब रास्ता एक ही है, और वो ये है कि अब मिलिट्री, और मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी इसकी झलक मिल रही है जो अभी बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरला हुआ है सूबा सरहद के अंदर, जहाँ वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं कि जमात की बहुत मतलब वो स्ट्रांग होल्ड है, वहां उनकी जमात हारी है बहुत बुरी तरीके से। वो इस बात की निशानदेही है कि ना सिर्फ आवाम खिलाफ हो गई है, बल्कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी उस तरीके से उनकी मदद नहीं कर रही, और अब वो डिस्टेंस अपना क्रिएट कर रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है, तीन चीजों की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। नंबर वन, कि जो है किसी तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट था 2018 का इमरान खान वाला, किसी तरीके से इसको जल्द अज जल्द इसके इख्तिताम पे पहुंचा जाए। कैसे पहुंचा जाए वो भी एक बड़ी मतलब कोई वो जिसे कहते हैं आसान बात नहीं है, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है। दूसरी बात, नए सिरे से साफ शफाफ इलेक्शन किए जाए, जो भी जीतता है उसको आने दें, और फिर वो जो जीतेगा, लेट्स से कि जो है मुस्लिम लीग नवाज जीत जाती है, तो मुस्लिम लीग नवाज के पास जो है क्योंकि सबसे बड़ी जमात वही है, बाकी तो मतलब पूरी तरीके से तो डोमिनेंट नहीं हो सकती ना। पंजाब में हावी है, सिंध में नहीं है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में जो है छोटे ग्रुप्स हैं,
सूबा सरहद में जो है पीटीआई भी है, पीएमएलएन भी है, पीपीपी भी है, एएनपी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है। तो ये एक मखलूत जो है पार्लियामेंट बनेगी जिसमें एक जमात के पास इतने वोट जरूर होंगे कि वो एक फेडरल गवर्नमेंट बना सके। लेकिन चाहे वो मखलूत हुकूमत बनाती है यानी पार्टनर्स लेके आती है, चाहे वो खुद बनती है, उसके पास इतनी सीटें होती हैं कि वो खुद से बना सके, जो भी होता है नई हुकूमत को ऑपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फैसले हैं ये कोई एक जमात नहीं कर सकती। ठीक है, आईएमएफ के साथ डील बनानी है और हालात और खराब होंगे, महंगाई और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, आम आदमी के लिए जो पेन है वो बढ़ेगी। ये वही हुकूमत कर सकती है कि जिसके साथ अवाम का कॉन्फिडेंस हो कि ये चलो इस वक्त है, थोड़ी हम बेल्ट टाइट करेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद हालात बेहतर होने की बहुत बड़ी उम्मीद है। ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती जो इमरान खान करते आए हैं कि जी सब चोर डाकू हैं, किसी से मैं बात नहीं करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही जो है ना वो दूध का धुलाऊं और मैं ही जो हूं वो सब कुछ कर सकता हूं। और रियलिटी में उन्होंने जो है इनकॉम्पिटेंसी का बेहतरीन मुजाहरा किया है। सो ये होना बड़ा जरूरी है, पहले इलेक्शन, दूसरा तमाम सियासी कुव्वतों को और एस्टेब्लिशमेंट का एक जो है ना कंसेंसस कि जी हमें मुश्किल फैसले करने हैं, हालात खराब हो चुके हैं, अब जो है आसान हल नहीं है, और फिर उस पर अमल करना और सिस्टम को चलने देना, तब जाके ये गाड़ी जो डिच में पड़ी हुई है ये बाहर आएगी। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपने हमारे साउथ एशिया के जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं उस पर भी बातचीत की। इसके साथ साथ दुनिया में बहुत बड़ा बर्निंग इशू रशिया और यूक्रेन की टेंशन का है, जो दर हकीकत रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका की टेंशन में बदल चुका है। हम बहुत ममनून हैं आज आपने हमें फिर वक्त दिया। व्यूअर्स, आपने बातचीत सुनी कामरान बुखारी साहब की बिला तकल्लुफ तज़िये में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट पेपॉल या पैट्रियन या क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ तज़िया मेरे साथ और कामरान बुखारी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।